वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये टेबल किया है। श्वेत पत्र लोकसभा में पेश किया गया, राज्यसभा में भी इसे आज रखा जाएगा और इस पर कल संभवतः चर्चा होगी। लेकिन इसके 3 भाग हैं और मकसद भी इसके बताए गए हैं। पहला मकसद ये है कि जो विरासत में मिला अर्थव्यवस्था का जो तमाम फैक्टर रहा उनका जिक्र है। 2014 से अब तक क्या प्रयास किए गए ये इसमें दर्शाया गया है। और राजकोषीय संकट हो, यानी कि जो घाटा रहा, राजकोषीय फिस्कल डेफिसिट रहा, आर्थिक मोर्चे पर क्या चुनौतियां थी उनका जिक्र है। और दूसरा मकसद इसमें यह दर्शाया गया है कि देश को और सदन के सदस्यों को इसके बारे में जानकारी देना कि सरकार की नीतियां क्या रही हैं, इनको लेकर जानकारी देना। और तीसरा मकसद है ऐसा करना राजनीतिक लाभ की बजाय इसको राष्ट्रहित के तौर पर रखा गया है। राजकोषीय जिम्मेदारी की सर्वोच्चता पर एक व्यापक अधिक सूचित बहस उत्पन्न करने की उम्मीद, यानी कि एक बेहतर चर्चा हो सके आर्थिक नीतियों पर भी। और चौथी इसकी कोशिश है, चौथा मकसद यह है कि नई प्रेरणाओं, नई चेतना, नए संकल्पों के साथ खुद को राष्ट्रीय विकास के लिए प्रतिबद्ध करना, यानी कि एक तरह से जो 2047 का टारगेट है। और पहला हिस्सा जो है उसमें मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के वैकल्पिक रूप से यूपीए सरकार शब्द का इसमें उपयोग किया गया। तो भविष्य में क्या होना है उसकी रूपरेखा क्या है, हमने अब तक हासिल क्या किया और अब तक इसके पहले क्या कदम उठाए गए, इन तीनों पहलुओं का जिक्र है। जैसा अदिति ने बताया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये टेबल किया है। श्वेत पत्र लोकसभा में पेश किया गया, राज्यसभा में भी इसे आज रखा जाएगा और इस पर कल संभवतः चर्चा होगी। लेकिन इसके 3 भाग हैं और मकसद भी इसके बताए गए हैं। पहला मकसद ये है कि जो विरासत में मिला अर्थव्यवस्था का जो तमाम फैक्टर रहा उनका जिक्र है। 2014 से अब तक क्या प्रयास किए गए ये इसमें दर्शाया गया है। और राजकोषीय संकट हो, यानी कि जो घाटा रहा, राजकोषीय फिस्कल डेफिसिट रहा, आर्थिक मोर्चे पर क्या चुनौतियां थी उनका जिक्र है। और दूसरा मकसद इसमें दर्शाया गया है कि देश को और सदन के सदस्यों को इसके बारे में जानकारी देना कि सरकार की नीतियां क्या रही हैं, इनको लेकर जानकारी देना। और तीसरा मकसद है ऐसा करना राजनीतिक लाभ की बजाय इसको राष्ट्रहित के तौर पर रखा गया है। राजकोषीय जिम्मेदारी की सर्वोच्चता पर एक व्यापक अधिक सूचित बहस उत्पन्न करने की उम्मीद, यानी कि एक बेहतर चर्चा हो सके आर्थिक नीतियों पर भी। और चौथी इसकी कोशिश है, चौथा मकसद यह है कि नई प्रेरणाओं, नई चेतना, नए संकल्पों के साथ खुद को राष्ट्रीय विकास के लिए प्रतिबद्ध करना, यानी कि एक तरह से जो 2047 का टारगेट है। और पहला हिस्सा जो है उसमें मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के वैकल्पिक रूप से यूपीए सरकार शब्द का इसमें उपयोग किया गया है। और 2014 में चुनी गई नरेंद्र मोदी की सरकार, इसको यहां एनडीए सरकार के तौर पर दर्शाया गया है। तो यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत की वृहद आर्थिक स्थिति पर चर्चा की गई है इसमें, जहां दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति, उछाल के दौर के दौरान लापरवाही के साथ अत्यधिक ऋण देने के बाद बैंकिंग क्षेत्र में जो नुकसान हुआ, खराब हुआ, वो उसका जिक्र है। उच्च नीतिगत अनिश्चितता ने, यानी कि जो हाई लेवल से पॉलिसी मेकिंग थी उसकी लापरवाही का जिक्र है कि उसने भारत में कारोबारी वातावरण को प्रभावित किया, यानी कि टॉप लीडरशिप जो थी उसने जो फैसले लिए आर्थिक मोर्चे पर, उसकी वजह से कारोबारी माहौल जो देश का था वो खराब हुआ। और इसके साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जब वाजपेयी जी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2004 में सरकार छोड़ा था, उस समय आर्थिक मोर्चे पर भारत मजबूत था, उच्च विकास क्षमता थी। और यही वजह है कि 4 से लेकर 2008 तक दरअसल विकास हुआ, ये इसमें दावा किया गया है, ये जिक्र किया गया है। इसके अलावा घोटालों का जिक्र इसमें किया गया है, लोक वित्त के कुप्रबंधन और अदूरदर्शिता, यानी विजन नहीं था यूपीए सरकार में, इसका जिक्र है। कई घोटालों का जिक्र है जिससे राजकोष को, यानी कि जो सरकारी खजाना है, रेवेन्यू जो है उसको काफी नुकसान हुआ और राजकोषीय और राजस्व दोनों घाटा जो है वो नियंत्रण से बाहर हुआ। फिस्कल डेफिसिट का यहां पर जिक्र किया गया है। ये विरासत में मिला यूपीए सरकार से, उसको एनडीए की सरकार ने कैसे मजबूत बनाया इसका भी जिक्र किया गया है। जो उसका भाग 2 है, पार्ट 2 है, उसमें यूपीए सरकार के अलग अलग घोटालों के लिए पूरा एक सेक्शन जो है वो इस श्वेत पत्र में डेडिकेटेड है। तीसरे पार्ट में जिक्र है कि कैसे मोदी सरकार, या यूं कह लीजिए कि जो एनडीए सरकार इसमें मेंशन है, उसमें अर्थव्यवस्था की तस्वीर को बदला गया, देश की छवि कैसे बेहतर हुई और उस बेहतर छवि से बेहतर भविष्य का रास्ता कैसे तैयार हुआ, ये यहां पर लिखा गया है। लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं को फिर से जागृत किया, यानी कि लोगों के मन में भी जो ना उम्मीदी बढ़ गई थी उसको उम्मीदों में, आशाओं में, आकांक्षाओं में बदला है।
अब राष्ट्र अपने खुद पर विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, इसका जिक्र है। और फिर से 2014 की अर्थव्यवस्था जो नुकसान की विरासत मिली उसका जिक्र है भाग 1 में। तो लिखा गया है कि यूपीए सरकार को एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था विरासत में मिली, यानी कि जब अटल जी सरकार छोड़कर गए तो अच्छी स्थिति में अर्थव्यवस्था थी और उस समय अर्थव्यवस्था का जो लेवल था, जीडीपी ग्रोथ जो थी 8% थी, इंडस्ट्री में और सर्विसेज में ये 7% से ज्यादा थी। और 2004 में तो कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर थी वो लगभग 9% की दर से बढ़ रही थी, यानी तीनों क्षेत्रों में, सर्विसेज, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर, भारत की इकोनॉमी के लिए तीनों बूस्टर माने जाते हैं। इन तीनों पर भारत की इकोनॉमी पूरी तरह से आधारित है। उन तीनों क्षेत्रों में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बेहतर कर रही थी, ये लिखा गया है। यानी कि जो विरासत मिली यूपीए सरकार को, मनमोहन सिंह ने जब 2004 में शपथ ली, सरकार संभाला, उस समय अर्थव्यवस्था कैसी थी और अटल जी ने क्या दिया था, इसका जिक्र है। यानी तीनों मोर्चों पर भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, कृषि में, सर्विसेज सेक्टर में और इंडस्ट्रीज में। अर्थव्यवस्था विकास, मुद्रास्फीति और भुगतान संतुलन के संदर्भ में लचीले मोड में प्रतीत होती है। यानी कि जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ जो इन्फ्लेशन है और साथ ही जो राजकोषीय घाटा है वो काफी कम था, ये यहां पर जिक्र किया गया है। विडंबना के तौर पर, कॉन्ट्रडिक्शन के तौर पर लिखा गया अगला पॉइंट कि यूपीए नेतृत्व जो 1991 के सुधारों का श्रेय लेने में शायद ही कभी विफल रहता था। अदिति हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई, पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, यानी कि ये भी दर्शाने की कोशिश की गई है कि आपको क्या मिला था और हमें क्या मिला, अटल जी ने आपको क्या सौंपा था और आपने हमें क्या सौंपा। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि कैसे किसी मानसिकता को समझाने की कोशिश आप देखिए। अगर हम इसको संक्षिप्त में समझें तो जो आज श्वेत पत्र टेबल किया गया है, पेश किया गया है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि यूपीए सरकार में बैंकिंग संकट था। ठीक है। दूसरी बात, महंगाई डबल डिजिट में थी। महंगाई वो मुद्दा है, शायद वो इकलौता मुद्दा है जिसको विपक्ष मोदी के खिलाफ उठा रही है। तो ये दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश कि महंगाई डबल डिजिट में थी। दूसरी बात है, यूपीए के दौरान रुपये में गिरावट हुई। जब हम कंपेयर करते हैं डॉलर्स के साथ तो जो रुपये की गिरावट हुई वो बहुत ज़्यादा थी, इसका जिक्र इसमें किया गया है। तीसरी बात है, सार्वजनिक वित्त भी खतरनाक स्थिति में था, ये भी कहा गया। फिर कहा गया कि विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी हुई थी। इसके साथ साथ यूपीए ने देश की आर्थिक नींव कमज़ोर की। यूपीए के दौरान भारी कर्ज लिया गया। जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, जब हम बात करते हैं कि इतनी फ्रीबीज दी जा रही है, तो पैसा वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, कितना कर्ज ले रहे हैं, तो ये भी साफ कर दिया कि कितना कर्ज लिया गया, उसकी पूरी डिटेल। तीसरी बात है कि घोटालों के कारण, भ्रष्टाचार के कारण अर्थव्यवस्था खराब हुई। और ऐसी स्थिति में हमको दी गई थी अर्थव्यवस्था, ऐसी स्थिति में जब हमने टेक ओवर किया तो हमने इस स्थिति में ली थी और फिर हमने आज कहां पर लाके खड़ा कर दिया। ये तमाम मुद्दे हैं, जैसे कि महंगाई, हम कैसे इसको, हमने महंगाई पर मजबूती पाई है। इसके अलावा जो रुपए में गिरावट थी, आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। इसके अलावा सार्वजनिक वित्त में हम कहाँ खड़े हैं, हम फिस्कल डेफिसिट में कितने कमी आ गई है, महंगाई, इन्फ्लेशन और जीडीपी, सबसे बड़ी बात है हम कहाँ पर आ गए हैं। और पर इसका लपोलुप आप समझें तो हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पे हैं और हम कमिटेड हैं कि हम इस अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था पे लाके खड़ा कर देंगे। यानी कि फ्रेजाइल 5 से स्ट्रॉन्ग 5 वाले फैक्टर्स में हम आ गए हैं। कब आ गए हैं? केवल 2 बार के कार्यकाल से, केवल 10 साल में। और आपने 60 साल में क्या क्या कुछ किया, इसका पूरा ब्यौरा जनता के सामने, क्योंकि जब संसद में हम मुद्दा रखते हैं, बात रखते हैं, तो वो पूरे देश के सामने होती है। यानी कि ये मुद्दा देश के 140 करोड़ लोगों के सामने रखा गया है। अच्छा, ये क्यों रखा गया है? देखिए, राम मंदिर, यूपी की 80 सीटें हो गई, देश में एक माहौल हो गया। इसके अलावा भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं है। 1980 से लेकर आज तक, अगर आयुष, जब भी देश के चुनाव हुए हैं तो जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वो भ्रष्टाचार रहा है। जब भी देश के चुनाव हुए हैं तो वो जो एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट सरकार होती है, उसके लिए अगर सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास होता है तो वो भ्रष्टाचार का होता है। हर बार हुआ ऐसा। हमने आपको यूपीए का देखा, यूपीए 2 का देखा, हम हर बार भ्रष्टाचार की सरकार हुई, बोफोर्स से लेकर अब तक भ्रष्टाचार। लेकिन 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार आई,
क्योंकि 2014 में भी भ्रष्टाचार के नाम पर ही सरकार आई थी। 2019 में भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दे थे कि हम कैसे घर में घुसकर हमने पुलवामा अटैक किया, तमाम अलग तरीके के मुद्दे थे। और आज भी भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं है। तो भ्रष्टाचार जैसा मुद्दा हटा दिया, लेकिन फिर भी महंगाई को विपक्ष उठा रहा है, क्योंकि कोई और मुद्दा रहा नहीं है। जाति जनगणना, जातीय समीकरण, SC ST OBC को सबको साथ लिया गया है। तो अब महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोनों भाषणों में, एक 100 मिनट का भाषण लोकसभा में, एक 90 मिनट का भाषण, दोनों भाषणों में यह आईना दिखा दिया कि वो लोग जिसे कहते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते, क्योंकि उन्होंने कोट पढ़ के बता दिया कि नेहरू क्या सोचते थे भारत देशवासियों के लिए, नेहरू क्या कहते थे। ठीक वैसे ही जो मनमोहन सिंह है, उन्होंने संसद में खड़े होकर क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ चुकी है, अर्थव्यवस्था खराब है। ऐसी स्थिति में तमाम बातें कोट करते हुए देश की जनता को ये बताया कि क्योंकि ये मुद्दा विहीन है विपक्ष, इसलिए ये ऐसा मुद्दा उठा रहा है। और इसी विपक्ष को साझा विकसित भारत के लिए ये पीठ थपथपानी चाहिए कि भारत में हम 11वीं इकोनॉमी से लेकर, फ्रेजाइल बातों से लेकर हम स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी पर आए हैं। हम 5वीं इकोनॉमी पर आ चुके हैं। हमारी GDP अभी भी वही है, बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। हमारी फिस्कल डेफिसिट कम हो गया है।